नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के इतिहास की जो हमने सीरीज चलाई है उसमें हमारी राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित दोनों पार्ट हो गए थे और इसके राजस्थान के राजवंशों से संबंधित हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आज हम पार्ट फर्स्ट अजमेर के चौहान राजवंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं फर्स्ट इसमें कि चौहानों की जो उत्पत्ति है उत्पत्ति के ऊपर एक इतिहासकार है वो एकमत नहीं है। विभिन्न इतिहासकार मानते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग उससे ये कोई मानते हैं सूर्यवंशी किसी अलग अलग विद्वानों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। तो इसमें जो नेमचंद सूर्य है उनकी हमीर महाकाव्य के अंतर्गत चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और जय पृथ्वीराज विजय जो जयानक के द्वारा जो पृथ्वीराज विजय है उसके अंतर्गत भी सूर्यवंशी बताया गया है। जोध और सूर्यवंशी और किसमें जोधराज के हमीर रासों में सूर्यवंशी है। नरपत नाले के बिसल देव रासों में भी सूर्यवंशी बताया गया चौहानों को। इसी प्रकार से डॉक्टर G.H. ओझा ने भी ये भी सूर्यवंशी ही मानते हैं। तो इसके अंतर्गत कि सूर्यवंशी में नैनचंद सूरी हो गए, जयानक हो गए, जोधराज हो गए और नरपति नाले हो गए और डॉक्टर G.H. ओझा का ये सभी हैं वो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट कि ब्राह्मण वंशी कौन कौन मानते हैं। तो चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, जानकवि जिनको कायम खा रासो लिखा था इन्होंने, इनके द्वारा चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। और जो लेख है इनका जो लेख है बिजोलिया शिलालेख और चंद्रावती का लेख, इसके अंतर्गत भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इसी प्रकार से चंद्रवंशीय किसमें बताया गया, तो हांसी के अभिलेख और अचलेश्वर शिलालेख जो कि आबू से प्राप्त हुआ है इसके अंतर्गत चंद्रवंशीय बताया गया है। और खज जाति से उत्पन्न डॉक्टर भंडारकर मानते हैं, डॉक्टर भंडारकर मानते हैं कि जो चौहान है वो खज जाति से उत्पन्न हुए या खज जाति से उत्पन्न ब्राह्मण वंशीय तो चंद्रवंशीय अलग हो गए और खज जाति से उत्पन्न है वो डॉक्टर भंडारकर मानते हैं। तो इस प्रकार से देखा हमने कि ब्राह्मण वंशीय डॉक्टर दशरथ शर्मा जानकवि मानते हैं और जो बिजोलिया शिलालेख और चंद्रावती का लेख है इसमें भी ब्राह्मण वंशीय ही बताया गया। जबकि चंद्रवंशीय है वो हांसी और अचलेश्वर शिलालेख के अंतर्गत इनको चंद्रवंशीय बताया गया है। और खज जाति से डॉक्टर भंडारकर मानते कि जो चौहान है वो खज जाति से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से चौहानों का जो मूल स्थान माना गया है वो सपादलक्स सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को चौहानों का मूल स्थान बताया गया है। और जो चौहानों का जो मूल स्थान है सपादलक, इसकी जो राजधानी तो उसे अहिछत्रपुर माना गया है कि अहिछत्रपुर चौहानों की राजधानी इसमें बताई गई है। तो इसी प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो शिलालेख हैं उनके अंतर्गत फर्स्ट शिलालेख आता है वो है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर ने लिखवाया था और चौहानों की इसके अंतर्गत संपूर्ण वंशावली हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मानमोरी शिलालेख है उसका समय है 713 ईस्वी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और हर्षनाथ अभिलेख जो कि सीकर में स्थित है। इन सभी से हमें चौहानों की उत्पत्ति के संबंधित जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है, इनकी वंशावलियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विग्रह जो हर्षनाथ अभिलेख है जो कि सीकर में स्थित है इसमें विग्रहराज सेकंड से चौहानों की वंशावली मिलती है कि विग्रहराज सेकंड से लेके आगे तक के जितने भी चौहान हुए उनसे संबंधित जितनी वंशावली हैं वो हमें हर्षनाथ अभिलेख जो कि सीकर से प्राप्त हुआ है उससे मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे कि ब्रिटिश सत्ता के बाद नए राज्यों का जो उदय हुआ है उसके अंतर्गत देखते हैं हम कि ब्रिटिश सत्ता हमारे यहाँ स्थापित होने के बाद में भरतपुर के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हुई थी जो कि 1722 ईस्वी में हुई थी। धौलपुर के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हुई जो कि 1806 ईस्वी में हुई थी। टोंक में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी 1817 में और झालावाड़ में झाला चौहान हुए थे 1838 में। इस प्रकार से ये जो ब्रिटिश सत्ता के बाद में ये नए राज्य बने थे जिसमें भरतपुर, धौलपुर, टोंक और झालावाड़ महत्वपूर्ण है। इसके अंतर नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अजमेर जिनको कि सांबर सपादलक शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है, इनका मूल स्थान कौन सा था, तो मूल स्थान इनका था सपादलक जो कि सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है वो माना गया है। और इसकी सपादलक की जो सांबर की जो राजधानी बताई गई है वो अहिछत्रपुर नागौर को
बताया गया है। इसी प्रकार से डॉक्टर जसर शर्मा अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी में इसी मत का समर्थन करते हैं और इसकी जो जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय और शब्द कल्प द्रुमकोश और लाडनू लेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन था। तो वासुदेव चौहान है, वो चौहानों के संस्थापक माने गए। वासुदेव चौहान है, उन्होंने 551 ईस्वी के लगभग सपादलक्ष में चाहमान राज्य की स्थापना की थी। तो आदि पुरुष किनको माना गया है? वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष माना गया। 551 के ईस्वी के लगभग इन्होंने चाहमान राज्य की स्थापना की थी। इसी प्रकार से बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसी प्रकार से सांबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया और इसके बाद के शासकों में सामंत राज, नृपराज, जयराज, विग्रहराज प्रथम, गोविंद राज ये शासक बने, जो जिनके अंतर्गत प्रतापी शासक वो विग्रहराज सेकंड को ही माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि गुहक प्रथम। इसमें गुहक प्रथम है, वो प्रतिहार शासक था, नागभट्ट सेकंड का सामंत था। ये गुहक गुहक है वो नागभट्ट सेकंड का सामंत था और इससे में हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर में है का निर्माण करवाया था। किसने? गुहक ने। और ये कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये गुहक प्रथम था, चौहान शासक, उसने ही ये निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण सिंह राज के समय में पूर्ण हुआ था। गुहक ने तो यहाँ शुरू करा था और सिंह राज के समय में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इसी प्रकार से हर्षनाथ चौहानों के जो इष्ट देव हैं वो है हर्षनाथ। तो इनका मंदिर गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया था, जिसका मंदिर का निर्माण है वो सिंह राज के समय में पूर्ण हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि इसके बाद चंद्रराज द्वितीय शासक बना। सिंहराज के बाद में कौन बने? इसके बाद में गुहक के बाद में चंद्रराज द्वितीय शासक बना। इसकी जो पत्नी थी आत्मप्रभा, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट माना गया है कि जो इनकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जिनको रुद्राणी नाम से भी जाना जाता है, ने भगवान शिव की योगी क्रिया में निपुण थी और यह योगी क्रिया के अंतर्गत 1000 दीपक जलाती थी हमेशा। ठीक है, इसके बाद में इस गुहक सेकंड शासक बना और गुहक सेकंड ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के जो शासक थे भोजराज उनसे कर दिया था। और विभिन्न जो शासक थे कई प्रकार के, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए चाहे कोई से भी काल में हो, सब में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन का और इस प्रकार से विवाह कर करके अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाया करते थे। तो जो कन्नौज के जो शासक थे भोजराज, उन्होंने भी ऐसा ही मतलब जो गुहक सेकंड थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती है उनका विवाह कन्नौज के शासक भोजराज से कर दिया था। इस प्रकार से उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। और इसी प्रकार से एक वाघपति फर्स्ट चौहान शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले इन्होंने ही महाराज की उपाधि धारण करी थी। जानकारी हमें इसकी किससे मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से जानकारी मिलती है कि वाघपति फर्स्ट ने चौहान शासक था, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद विंध्य राज्य शासक बना, इनके बाद में विंध्यराज शासक बने। तो विंध्यराज हो गया, उसके बाद में सिंहराज लास्ट में। कि सिंहराज वही हैं जिन्होंने हर्षनाथ जो मंदिर था उसका निर्माण पूर्ण हुआ था इनके समय में। और इसने तो दिल्ली के जो तोमरों व प्रतिहारों को हराया था और ये स्वतंत्र प्रतिहार शासक देवपाल का सामंत था। तो कई बार पूछते हैं कि सिंहराज कौन थे? तो स्वतंत्र प्रतिहार शासक देवपाल था, उनका सामंत था सिंहराज। और इसने चौहानों में सर्वप्रथम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि जो धारण की थी वो सिंहराज ने की थी चौहानों के अंतर्गत। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो सिंहराज को माना गया है। चलिए नेक्स्ट, विग्रहराज सेकंड। तो विग्रहराज सेकंड ये सिंहराज का पुत्र था और 956 के आसपास में सपातलक्ष का सांबर का शासक बना था ये विग्रहराज सेकंड। और प्रतापी शासक भी इसी को माना गया। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार विग्रहराज के काल की सारी जितनी भी जानकारी है वो हमें इसी से मिलती है। तो उपाधि इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। भड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था विग्रहराज ने। और इसने अहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य मूलराज फर्स्ट को भी इन्होंने हराया था। और खूर रंजोंदकार एक उपाधि इन्होंने
धारण की थी। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए कि इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? खूर रंजोदकार। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि खूर रंजोदकार की उपाधि किसने धारण की थी, ऐसा कौन सा शासक था? तो विग्रहराज सेकंड ऐसे शासक थे जिन्होंने खुर रंजोदकार की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दुर्लभ राज, गोविंद राज थर्ड आदि गद्दी पर बैठे थे। तो इसके बाद नेक्स्ट बैठे थे गोविंद राज थर्ड। गोविंद राज थर्ड ये विग्रहराज सेकंड का पुत्र था। और वैरिद रट इसने पृथ्वीराज विजय में शत्रु संहारक कहा गया है। इसके पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत वैरिद भट्ट को शत्रु संहारक कहा गया है। और एक मुस्लिम लेखक फरिश्ता के अनुसार गोविंद थर्ड ने गजनी के मुस्लिम शासक को आगे बढ़ने से रोका था। ये फरिश्ता के जो लेखक थे मुस्लिम, उन्होंने ये कहा है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के जो मुस्लिम शासक थे उनको आगे बढ़ने से रोका था। इसके आगे चलते हैं तो वागपति सेकंड आते हैं। ये गोविंदराज थर्ड का पुत्र था और इसने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को हराया था। गोविंदराज थर्ड का पुत्र कौन हुआ? वागपति राज सेकंड। और वागपति राज सेकंड ने मेवाड़ के जो शासक थे अंबा प्रसाद उनको हराया था। और इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। अब यहाँ पे जो नाडोल के चौहान है, जो इनके वागपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण चौहान, इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। वहीं से नाडोल के चौहान भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में इस वीर्य राम, चामुंडराज, सिंहट, दुर्लभराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट यहाँ के शासक बने थे। ये इनके बारे में देखते हैं आगे। पृथ्वीराज फर्स्ट, इस जो पृथ्वीराज फर्स्ट है ये विग्रहराज थर्ड का पुत्र था और पुष्कर को लूटने आए चालुक्यों को इन्होंने हराया था। कि पुष्कर को लूटने आए चालुक्यों को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज फर्स्ट ने हराया था। और इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी पृथ्वीराज फर्स्ट ने? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। इतनी जो उपाधि फर्स्ट बार इतनी बड़ी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। और राजशेखर के प्रबंध कोश में ये तुर्क सेना का विजेता किसे कहा गया है? तो पृथ्वीराज फर्स्ट को तुर्क विजेता कहा गया है। इसके बाद पुत्र इनका जो अजयराज प्रथम है वो शासक बना था। और इस प्रकार से अजयराज फर्स्ट या अजयराज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी के अंतर्गत शासक बना। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसके काल चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल भी माना जाता है। कि जो अजयराज चौहान है उसके समय में ही जो चौहान साम्राज्य है उसका निर्माण हुआ है। 1113 में ईस्वी में अजमेर नगर बसाया इन्होंने और इसे अपनी राजधानी भी बनाया इन्होंने। अजयराज पृथ्वीराज चौहान पुत्र फर्स्ट का पुत्र था। अजयराज है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था। और बीटली पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग, जिसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो इन्होंने बसाया था। इसके बाद अजय प्रिय ध्रुव नामक चांदी के और तांबे के सिक्के भी इन्होंने ही अजयराज चौहान ने चलाए थे। तो जो अजयराज चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और बीटली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग इन्होंने बसाया था। और अपने अजय प्रिय ध्रुव नामक चांदी और तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इन सिक्कों पर इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम लिखा हुआ दिखाया गया है। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने गजनी के मुसलमानों को हराया और गर्जन मातंगों को भी इन्होंने हराया। मतलब गजनी के मुसलमानों को हराया, गजनी के मुसलमानों को गर्जन मातंगों इन्होंने ही बताए। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश इन्होंने भेंट किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत कि ऐसा कौन से शासक है जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भेंट किया था? तो ये इनका नाम हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अर्णोराज, अर्णोराज या आनाजी 1133 से 1155 ईस्वी। इसमें 1137 में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको दौलताबाग नाम से जानते हैं, वो करवाए। जहांगीर ने सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने इसके किनारे 12 द्वार का निर्माण किया जिसे बारादरी कहा गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारादरी का निर्माण कौन से शासक ने करवाया और किसके समय में करवाया? तो शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। जो 12 दरवाजे का निर्माण करवाए थे उन्हें बारादरी कहा गया है। और किसके समय में करवाए? तो अर्णोराज के समय में करवाए थे। और जहांगीर ने सुभाष उद्यान या दौलताबाग का करवाए, वो भी अर्णोराज के समय में ही करवाया था। इसी प्रकार से आना सागर झील का निर्माण भी किया गया। कब किया गया? 1137 ईस्वी के अंदर किया गया। कहाँ किया? तो अजमेर के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार से
ये अर्णोराज, इन्होंने उपाधि कौन सी धारण करी थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि है वो अर्णोराज ने, ये इन्होंने उपाधि ली थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कांचना देवी, जो कि चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री थी। और जयसिंह व अर्णोराज का जो संघर्ष है वो कब हुआ था? 1134 ईस्वी के अंतर्गत, जिसमें अर्णोराज विजय हुए थे। और हार के बाद में कांचना देवी का विवाह अर्णोराज के साथ करके संधि कर ली गई थी। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट में आगे देखते हैं कि 1142 ईस्वी के अंतर्गत कुमारपाल चालुक्यों का शासक बन गया था, और कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य भी संघर्ष हुए थे। इस प्रकार 1145 में आबू के निकट कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त किया था। और इसकी जो जानकारी है कि अर्णोराज ने आबू के निकट कुमारपाल को परास्त किया था, इसकी जानकारी हमें प्रबंध कोश जो कि जयसिंह सूरी का है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अर्णोराज को परास्त किया था कुमारपाल ने। और इसके जो स्रोत है, बिजोलिया शिलालेख इसका स्रोत माना गया। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया है। ये भी पूछा गया है कि कई बार कि आना सागर व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया। देवबोध व धर्मबोध इसके दरबारी विद्वान थे अर्णोराज के। इसके बाद में अर्णोराज की जो हत्या है इसी के पुत्र जगदेव ने की थी, इसीलिए जगदेव को पितृहंता शासक माना जाता है। किसको? जगदेव को, क्योंकि अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी, तो पितृहंता ये हो गया। जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ शासक बना, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक था। विग्रहराज चतुर्देव को बिसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1158 से 1163 ईस्वी माना गया है। इसी प्रकार से इसने दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था ये, और इसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया था। और सोमदेव के ललित विग्रहराज के अनुसार ये कहा गया है कि जो गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह है उनको विग्रहराज चतुर ने हराया। इसी प्रकार से कवि बांधव की भी उन्होंने उपाधि धारण की थी। जैनक भट्ट ने दी थी ये वाली उपाधि कवि बांधव की, वो किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों का आश्रय देता था। कई प्रकार के विद्वान इनके यहाँ पे रहते थे, और हर विद्वान का आश्रय देता था। और इसी प्रकार से इन्होंने अपने पिता के हत्यारे पितृहंता जो जगदेव थे उसको हटाकर शासक ये स्वयं बने थे। जो पितृहंता कौन थे? जगदेव। उन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी और खुद शासन पर बैठ गए थे, तो इन्होंने भी जगदेव को हटाकर शासन प्राप्त किया विग्रहराज चतुर्थ ने। और विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है वो शपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है कि चौहान शासन का जो स्वर्णिम काल कहलाता है वो किसका टाइम पीरियड कहलाता है? तो वो विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल है, वो चौहानों का स्वर्णिम काल कहलाता है। इसी प्रकार से इसकी जो जानकारी है वह हमें हर्षनाथ अभिलेख से प्राप्त होती है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसका जो शासन काल है वो चौहानों का स्वर्णिम काल कहलाता है। जानकारी हर्षनाथ अभिलेख से। आगे देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने दिल्ली के तंवर वंशीय राजपूतों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। ये भी कई बार पूछा जाता है दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख किसने लिखवाया? तो इसका आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला का अजमेर में निर्माण करवाया था इन्होंने। इसको कुतुबुद्दीन ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाई थी। कौन सी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा वाली। इसी प्रकार से आगे इसके अन्य नाम है, वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, 16 खंभों का महल, ये जो संस्कृत पाठशाला थी उसी का है ये। और यहाँ सूफी संत पंजाब शाखा ढाई दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और इसी प्रकार से किलहोन ने क्या कहा है कि विग्रहराज या बिसलदेव उन विद्वान शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास व बहुबुद्धि की होड़ कर सकता था। ये किलहोन इनको कह रहे हैं। किलहोन ने कहा है कि विग्रहराज या जो है वो विद्वान शासकों में से एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कालिदास जैसे विद्वान या बहुबुद्धि की होड़ कर सकता था, इतना विद्वान थे। और विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है वो अजमेर के सरस्वती कंठाभरण मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से बिसलदेव रासोएव नरपति नाले द्वारा रचित है, और इसमें विग्रहराज व राजमती के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखा गया है, जो कि
गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पाली से जालौर के और तक बोली जाती है गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन सा लिखा गया? जो विग्रहराज व राजवती का प्रेम प्रसंग का है उल्लेख। ये किसने कहा? नरपति नाले ने रचित किया विसल देव रासो, जो कि पाली के अंतर बोली जाती है गोडवाड़ी भाषा, उसमें लिखी हुई पुस्तक है। और हरिकेली नाटक है वो भी विग्रहराज द्वारा ही रचित है। इसकी जो कुछ पंक्तियां हरिकेली नाटक की, वो राजा राम मोहन राय स्मारक, अढ़ाई दिन के झोपड़े और ब्रिस्टल इंग्लैंड पर अंकित है। इन तीनों के जो हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो राजा राम मोहन राय स्मारक, अढ़ाई दिन के झोपड़े और ब्रिस्टल इंग्लैंड पे अंकित की गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पे। इन्होंने दरबारी विद्वान धर्मकोश सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने पशु वध पे प्रतिबंध लगाया था? तो वो हो जाएगा विग्रहराज। इसके बाद में देखते हैं आगे अपर गांगे। अपर गांगे का जो टाइम पीरियड है वो 1163-64 है, और ये बिसल देव का पुत्र था अपर गांगे। और इसके बारे में कोई इतना ही है कि विसल देव का पुत्र था। पृथ्वीराज सेकंड, जिसका टाइम पीरियड है 1164 से 69। इसमें ये जगदेव का पुत्र था। पृथ्वीराज सेकंड जगदेव का पुत्र था, और इसने मेलाल में सुधीश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में सोमेश्वर आ जाते हैं। सोमेश्वर 1169 से 77 माने जाता है इनका टाइम पीरियड। और इनके जो पिता थे वो अर्णोराज थे और माता कांचन देवी थी। अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण किन्होंने करवाया था? सोमेश्वर ने करवाया। सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। तो सोमेश्वर है, पिता कौन हो गए? अर्णोराज और माता कांचना देवी। और अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण इन्होंने करवाया था। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली देखने को मिलती है। इसी प्रकार से देखते हैं आगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि प्रतापी शासक थे 1177 से 92 के अंतर्गत। इसमें इनका जो उपनाम बताया गया वो है राय पिथोरा या दलपंगुल। कई बार उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि राय पिथोरा की उपाधि किसने धारण की थी और किसको दलपंगुल कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान इनमें हो जाएगा। इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर, और माता कपूरी देवी, जो कि संरक्षिका थी, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में अजमेर के शासक बन गए थे। इसी तो जितनी संरक्षिका का जो काम है, सारा काम है, वो इनकी माता ने ही किया था। सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की उम्र में अजमेर के शासक बन गए पृथ्वीराज चौहान, और माता इनकी संरक्षिका बन गई, जो कि कपूरी देवी थी। और इनके जो मुख्यमंत्री थे उसमें कदमवास थे, केमास, स्कंद, वामन, सोड व भुवनमल। ये इनके मुख्यमंत्री थे। तो भुवनमल है वो इनके चाचा भी थे। इसी प्रकार से ये अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। इन्होंने क्या किया? शासन संभालने के बाद प्रथम अभियान इन्होंने 1182 में नागार्जुन, जो कि पृथ्वीराज जो थर्ड है उनका चचेरा भाई था नागार्जुन, उसके विरुद्ध किया था। और शासन संभालने इनके जो भाई है नागार्जुन, चचेरे भाई, उनके विरुद्ध युद्ध किया, और गुरुग्राम में भंडारक जनजाति को इन्होंने हराया था। इन्होंने परमार्दी देव जो चंदेल थे 1182 में महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ, उसके अंदर उसको पराजित किया था। और इसकी जो महोबा पर इसकी राजधानी थी, महोबा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में आला और उदल मारे गए थे। कौन से में? महोबा के युद्ध के अंतर्गत परमार्दी देव के साथ में जो युद्ध हुआ था, उसमें परमार्दी देव के जो सेनापति थे आला और उदल, वो मारे गए थे। और महोबा विजय या तुमुल युद्ध यही कहलाता है। महोबा को जीतकर इन्होंने पुंजन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। किसको? पुंजन राय को। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने महोबा को जीतकर किसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था? तो पुंजन राय को उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया था। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आने लायक नाम है कि किसको बनाया था, किसको प्रशासक नियुक्त किया था? तो पुंजन राय था इसमें नाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1187 में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड को परास्त किया तथा बंदी बनाकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, तथा दल पंगुल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात का जो भीमदेव सेकंड था उसको हराया और उसको बंदी बनाकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, और उसी के बाद में उन्होंने दल पंगुल की उपाधि धारण की। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। इसी प्रकार से। और इनके दरबारी कवि कौन थे पृथ्वीराज के?
उसमें चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गोड़, बागीश्वर, जयानक आदि ये सारे इनके दरबारी कवि थे और ये दरबारी कवियों का विभिन्न प्रकार के कवियों के आश्रयदाता भी माने गए हैं। इसी प्रकार से चंद्रबरदाई ने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो। जयानक में पृथ्वीराज विजय लिखी। नैनचंद सूर्य ने हमीर महाकाव्य लिखा। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही कन्नौज के जो शासक जयचंद गढ़वाल थे उनकी पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता था और इसी प्रकार से अलग अलग उसे जो प्रेम करता था तो पृथ्वीराज ने जयचंद को पराजित करके स्वयंवर से उसकी पुत्री संयोगिता को उठा लाया और विवाह किया था। इस कहानी का जो दशरथ शर्मा ने ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है, किस प्रकार की जो कहानी है वो ऐतिहासिक तथ्य माना गया है इसको, और उन्होंने जो दशरथ शर्मा है इन्होंने इस कहानी को स्वीकार भी किया। जयचंद और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे, ये भी इसी में बताया गया। इसी प्रकार से देखते हैं आगे तो नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध इसमें 1184 ईस्वी के अंतर्गत नागौर का युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज तृतीय तथा भीम सेकंड चालुक्य गुजरात के मध्य ये हुआ था। भीम सेकंड कहाँ का था? गुजरात का था। तो पृथ्वीराज और भीम सेकंड जो कि चालुक्य शासक था गुजरात का, तो इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। इसका जो मेन कारण था युद्ध का, नागौर के युद्ध का, वो था आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। जो पृथ्वीराज है वो इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने इससे विवाह कर भी लिया तथा दोनों जयदेव प्रतिहार ने दोनों के मध्य जो संधि है वो जयदेव प्रतिहार ने करवाई थी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंतर्गत हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया पृथ्वीराज चौहान ने। इसका जो कारण था, गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था और तबर हिंद को कौन लेना चाहता था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का था और मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था और इसका सेनापति था चामुंड राय। दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। आगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंतर्गत हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। इसी प्रकार से इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी? तो वो हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 के अंतर्गत लड़ा गया था। हसन निजामी, इन्होंने ताज उल मासिर लिखी थी और इन्होंने इसके अंतर्गत है कि कुछ दिनों बाद गौरी के अधीन शासन किया। हसन निजामी जिन्होंने ताज उल मासिर लिखी, इन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है कि कुछ दिनों तक गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। तो इस प्रकार के तथ्य इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि चंदावर का युद्ध। इसमें 1194 में हुआ था चंदावर का। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद में जो चंदावर का युद्ध के बाद में पृथ्वीराज थर्ड के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ भारत आए थे। क्या कौन आए थे? पृथ्वीराज जो तृतीय का पृथ्वीराज चौहान का जो काल था उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद अजमेर में चौहान साम्राज्य का अंत हो गया था। इस प्रकार से हमने आज अजमेर के चौहान साम्राज्य को पढ़ा। इसमें जितने भी मेन और मुख्य जो शासक थे उनको हमने लिया और जहाँ तक हो सके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अजमेर के चौहानों में, चाहे उसकी अजमेर का जो किसने इसका किया और इसमें किसने बारादरी का निर्माण करवाया या इसके विभिन्न प्रकार के जो दुर्ग और ये बनवाए हैं, किसने क्या करा, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो नागौर का युद्ध हुआ है या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी है, किसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, या किसने परम भट्टारक महाराज दराज की उपाधि धारण की, या पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश कौन से उसने भेंट किया था। इस प्रकार से विभिन्न अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार से जो अजमेर का चौहान साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ा और ऐसे ही हम आगे विभिन्न प्रकार के नाडोल के चौहान हो गए, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान हो गए और इसी तरीके से अलग अलग जो मेन पॉइंट ऑफ फैक्ट है उनको लेते हुए हम आगे चलेंगे। तो इसी प्रकार से आप स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश में मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको मैटर अच्छा लगता है, इससे भी अच्छा मैटर लाते रहेंगे, तो बने रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।